गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू STC फॉर यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था। हमने संधि के दो भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला भेद है स्वर संधि और दूसरा भेद है व्यंजन संधि। आज हम संधि के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे, जो कि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए। विसर्ग संधि यहाँ पर दे रखा है, संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर अपन को ये परिभाषा में क्या कहना चाहता है, संधि के लिए प्रस्तुत शब्द यानी कि जिन शब्दों का अपन संधि विच्छेद करने वाले हैं या जिनसे नया शब्द बनाने वाले हैं, ऐसे जो शब्द हैं उनके जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में हमेशा क्या आता है, विसर्ग दिया हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण में देखो यहाँ पर सभी जगह पे क्या दिखा रखा है, विसर्ग दिखा रखा है। तो ये विसर्ग संधि के अंदर क्या होती है, एक खासियत होती है, यही इसी की विशेषता होती है कि इसके प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकता है, वहाँ पर हमेशा क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। विसर्ग जो संधि होती है उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसमें हमेशा विसर्ग दिए हुए होते हैं, जिससे ये तो पता चल जाता है कि ये विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग संधि से जो संधि विच्छेद हो रहा है या संधि विच्छेद से जो नया शब्द बन रहा है वो शब्द कैसे बनेंगे, ये जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कुछ नियम। यहाँ संधि के कुछ प्रमुख नियम दे रखे हैं। इन नियमों से ये पता चलता है कि जो शब्द है उनसे अपन संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं। तो पहला नियम हम पढ़ने वाले हैं, विसर्ग के आगे च या छ आए तो विसर्ग की जगह श हो जाएगा। त और ठ हो तो उसकी जगह आधा श हो जाएगा और त और थ हो तो आधा श हो जाता है। अब आपको पहला जो नियम है उसके अंदर तीन ही बातें ध्यान रखने की है। पहली बात तो क्या है, उदाहरण से समझेंगे अपन। पहला अपन को दे रखा है नी प्लस चल। तो यहाँ पर जो प्रथम शब्द है नी, इसके आगे विसर्ग दे रखा है, ये देखिए दे रखा है, प्लस चल। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, च आ रहा है। अपना नियम क्या कहता है, नियम कहता है विसर्ग के आगे च या छ आए तो, ये विसर्ग है और इसके आगे च और छ में से एक चीज़ आ रही है च, ठीक है। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। तो नी प्लस चल, तो ये नी जो है यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया है। अब यहाँ पे श, ये देखिए यहाँ पे श हो गया है आधा, यही वाला जो श है यहाँ पे आ गया है। उसके आगे है चल, तो ये च और ये ल ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नियम क्या ध्यान रखना है, यदि विसर्ग के आगे यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में च और छ आता है तो उसका क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। दूसरे नियम जो है अपन देखेंगे दूसरे उदाहरण के साथ, नी प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। तो यहाँ पर नी है, उसके आगे विसर्ग दे रखा है प्रथम शब्द में, प्लस जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ में क्या दे रखा है, ठ दे रखा है। तो हम फिर चलेंगे कहाँ पर, नियम पर। दूसरा नियम यहाँ पर ये रहा, ट और ठ हो तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर उदाहरण में क्या दे रखा है, ठ दे रखा है, ठीक है। तो नी प्लस ठुर, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ठ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा श। तो शब्द कैसे बनेगा, नी है जो ऐसे कैसे आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आधा श। ये देखिए यहाँ पर आ गया आधा श। ठुर है, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये हो गया ठुर। तो नी ही प्लस ठुर तो निष्ठुर। यहाँ पे आपको ध्यान कितना रखना है कि जो विसर्ग है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर आधा श हो जाएगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, धनु प्लस टंकार। ये जो उदाहरण है यह भी इसी पर निर्भर करता है। कैसे, यहाँ पर ट और ठ हो तो श हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रथम शब्द के अंत में धनु प्लस धनु शब्द है, यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, प्लस टंकार जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में ट आ रहा है। अगर यहाँ पर ट आता है तो उसका आधा श हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द कैसे बनेगा, धनु ऐसे कैसे आ जाएगा, ये रहा, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे हो जाएगा आधा श। ये देखिए हो गया यहाँ पर आधा श। आगे का शब्द ऐसे कैसे आ जाएगा, टंकार, तो ये आ गया है टंकार। तो धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार, ठीक है। अब अपन देखते हैं चौथा उदाहरण, मनः प्लस ताप मनस्ताप। जो प्रथम शब्द है उसके अंत में विसर्ग है और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है त, तो यहाँ पर नियम लगेंगे ये वाला, त और थ हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा श हो जाता है। तो मनः
मन जो शब्द है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये रहा, विसर्ग हट जाता है और विसर्ग की जगह पे हो जाएगा आदर्श है। ये देखिए यहाँ पर हो गया आदर्श है। आगे का जो दूसरा शब्द है वो पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, ताप। तो यहाँ पे मनः प्लस ताप, तो मनस्ताप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस जो पहला नियम है उसमें समझने की 3 नियम दे रखे हैं। पहला दे रखा है च और छ, अगर आता है विसर्ग के बाद तो उसकी जगह पे हो जाएगा श। अगर ट और ठ हो तो उसकी जगह पे हो जाता है आधा श, और विसर्ग के बाद यदि त और थ हो तो वहाँ पर हो जाएगा आधा श। अब हम जानेंगे दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है विसर्ग के उपरांत यानी कि विसर्ग के बाद में श श श आए तो जो का त्यों बना रहता है। इसमें 2 नियम दे रखा है। पहला तो ये दे रखा है कि श और श विसर्ग के बाद में अगर आता है तो वो वैसे कि वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अथवा विसर्ग के स्थान पे वही वर्ण आधा जुड़ जाता है। दूसरा क्या है, जो विसर्ग है वो तो हट जाएगा और उसके स्थान पर वही वर्ण क्या हो जाएगा, आधा होके जुड़ जाएगा। कैसे देखते हैं उदाहरण में। दूह प्लस शासन, तो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग दे रखा है और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या दे रखा है, श। तो ऊपर नियम में देखते हैं, ये देखो ये दिखा रखा है श। अगर श आए तो वो क्या बना रहता है, जो कि तो ही बना रहता है। तो दू ऐसे कैसे आ जाएगा, ये रहा दू प्लस शासन, तो ये शासन, तो दू प्लस शासन बराबर क्या बन जाएगा, दुशासन। दूसरे नियम की तरफ अपन जाएंगे तो उससे अपन कैसे बनाएंगे शब्द, उससे अपन ऐसे बनाएंगे, दू है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दे रखा है विसर्ग के स्थान पे वही वर्ण आधा हो के जुड़ जाएगा, तो दू ऐसे कैसे आ जाता है। दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में श दे रखा है, तो ये श है उसका आधा वर्ण यानी आधा श होके कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस शब्द में। ये देखिए आधा श हो गया और आगे पूरा शब्द वैसे के वैसे आ जाएगा शासन, तो ये हो गया दुशासन। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, निह प्लस संदेह है। तो यहाँ पर भी जो का त्यों ही बना रहना है, तो यहाँ कैसे शब्द बनेगा, नी ऐसे कैसे आ गया, विसर्ग ऐसे कैसे आ गया है, अगला शब्द संदेह है वो भी ऐसे कैसे आ गया है, तो निह प्लस संदेह है, तो ये हो गया है निसंदेह। दूसरे जो दूसरा नियम दे रखा है विसर्ग के स्थान पे वही वर्ण आधा होकर जुड़ जाता है, उस हिसाब से अपन देखेंगे तो यहाँ पर शब्द जो है वो इस प्रकार बन जाएगा, नी जो है वो ऐसे कैसे आ जाता है, विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण दे रखा है वो आधा होके जुड़ जाएगा। यहाँ पर श दे रखा है, ये देखिए, तो ये श जो है आधा होके यहाँ पर श आधा श आ गया है, यहाँ पे संदेह पूरा आ गया है, तो निह प्लस संदेह है, तो यहाँ हो जाएगा निसंदेह। ठीक है, दूसरा नियम आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे तीसरे नियम पे। तीसरा नियम हमें दे रखा है विसर्ग के उपरांत यानी विसर्ग के बाद में क या प आने पर विसर्ग वैसा ही बना रहता है। यहाँ पर भी इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे शब्दों में आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि रज, रज क्या है, प्रथम शब्द है उसके अंत में विसर्ग आ रहा है, प्लस कम, तो यहाँ पे जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क आ रहा है, तो रज प्लस कम, तो रजकण। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा कि वैसा ही रहेगा। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, प प्लस पान। प जो प्रथम शब्द है उसके अंत में विसर्ग है, प्लस पान जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में प दे रखा है। तो ऊपर नियम में यही दे रखा था, अगर विसर्ग के बाद में क या प आने पे विसर्ग वैसा ही रहता है, विसर्ग हटता नहीं है, तो प प्लस पान, प पान। ठीक है, तीसरा नियम भी बहुत ही आसान था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे चौथे नियम पर। चौथा नियम हमें कहता है यदि विसर्ग से पहले, अब इतनी देर तो बात किसकी हो रही थी, हमेशा विसर्ग के बाद की बात हो रही थी। चौथे नियम में बात किसकी करेंगे, विसर्ग से पहले जो वर्ण है उसकी बात हम करेंगे। तो यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तो क ख प फ के पूर्व विसर्ग पर में बदल जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए नी, जब अपन नी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है। जो अपना प्रथम शब्द जो दे रखा है नी, उसको अपन बोलेंगे तो उसमें किसकी ध्वनि आएगी, ई की आएगी। ठीक है, तो नी प्लस फल, तो शब्द बन जाएगा निष्फल। यहाँ पे देखिए नी प्लस फल जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या दे रखा है, हमको फ दे रखा है, तो यहाँ पे क ख प फ हो तो वो किस में बदल जाएगा, आधा श में बदल जाता है। ठीक है, तो नी प्लस फल निष्फल हो जाएगा। अगला उदाहरण हम देखेंगे, नी प्लस पक्ष बराबर निष्पक्ष। तो जब हम नी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ई की ध्वनि आ रही है, ऊपर दे रखा है ई और ऊ की ध्वनि अगर आती है विसर्ग से पहले
और उसके बाद में यदि क ख प फ आते हैं तो वो किस में बदल जाएंगे, विसर्ग जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आधा श हो जाएगा। ठीक है, तो नी को जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे एक ही ध्वनि आ रही है प्लस पक्ष। दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो प है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए प। तो यहाँ पर नी प्लस पक्ष, तो नी ऐसे कैसे आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे हो जाएगा आधा श। और अगला दूसरा जो शब्द है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, पक्ष। तो नी प्लस पक्ष बराबर हो जाएगा निष्पक्ष। तीसरा उदाहरण हमें दे रखा है, नी प्लस पाप बराबर निष्पाप। तो यहाँ पे हम देखेंगे नी को जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे एक ही ध्वनि आ रही है, विसर्ग से पहले एक ही ध्वनि आ रही है, प्लस पाप। जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, प आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क ख प फ, इनमें से एक है प, ये आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, आधा श आ जाएगा। तो शब्द जो है वो हमारा कैसे बनेगा, नी है प्लस पाप बराबर निष्पाप हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी है इस पूरे नियम में कि यहाँ पर अगर विसर्ग से पहले ई और ऊ आ रहा है और विसर्ग के बाद में यदि क ख प फ आ रहा है तो वहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा। अगला जो उदाहरण है वो हम देखेंगे, दू प्लस प्रचार दुष्प्रचार। तो यहाँ पे दू को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऊ की ध्वनि आ रही है, ये देखिए यहाँ पर ऊ दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ रही है, ऊ की ध्वनि। दूसरा शब्द के प्रारंभ में आ रहा है प्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे हो जाएगा आधा श। तो हमारा शब्द बनेगा दु प्लस प्रचार यानी कि दुष्प्रचार। ठीक है, अब हम अगले नियम में चलते हैं। पांचवें नियम में हम चलेंगे, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा इसके बाद घोष व्यंजन। अब यहाँ पर घोष व्यंजन शब्द आया है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि घोष व्यंजन कहते किसे हैं। ये बात मैंने आपको व्यंजन संधि में भी बताई थी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या य र ल व है हो तो विसर्ग युक्त ए जो है वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि घोष व्यंजन कौन से होते हैं। जब हम कोई भी व्यंजन की लाइन बोलेंगे, जैसे क की बोलते हैं, तो क ख ग घ अड़, ये जो पांचों वर्ण हैं ये क्या है, एक पूरा वर्ग है। ठीक है, दूसरी लाइन हम बोलेंगे च की, तो च छ ज झ अण, ये पांचों जो वर्ण है ये क्या है, ये पूरा एक वर्ग है। तो इस प्रकार जो वर्ग होते हैं अलग अलग, प्रत्येक वर्ग जो होता है उसे घोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन को करना क्या है, विसर्ग से पहले अपन को देखना है, अगर विसर्ग से पहले ए की ध्वनि आ रही है और उसके बाद में कोई भी घोष व्यंजन आ रहा है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो या फिर य र ल व है हो तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण में हम देखेंगे अधः प्लस गति, तो यहाँ शब्द बन जाएगा अधोगति। तो प्रथम जो शब्द दे रखा है अधः, जब हम इसे बोलते हैं तो इसके अंत में ध आ रहा है, तो ध को बोलेंगे तो उसमें ए की ध्वनि आ रही है, जो कि यहाँ पे नियम में हमको दे रखा है। ठीक है, तो अधः के अंदर आ रही है ए की ध्वनि प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, गति। अब यहाँ पे जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, ग आ रहा है। अब ग क्या होता है, क ख ग, जो क का वर्ग है उसके अंदर तीसरा जो व्यंजन है वो क्या होता है, ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि विसर्ग के पहले ए की ध्वनि आ रही है और विसर्ग के बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन यदि आता है तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना शब्द कैसे बनेगा, अधः प्लस गति, तो अधोगति, ये जो ध है इस पे ओ की मात्रा लग जाएगी, विसर्ग हट जाएगा, तो यहाँ शब्द बन जाएगा अधोगति। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मनः प्लस योग यानी मनोयोग। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, मनः तो न के अंदर ए की ध्वनि आ रही है प्लस योग। यहाँ पर ये देखिए य र ल व है, इन सब में से अगर कोई व्यंजन आता है तो यहाँ पर क्या आ रखा है, यह आ रखा है, ये देखिए यह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन है प्लस योग। मन जो है ऐसे कैसे आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा मनोयोग। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, मन है प्लस बल। मन है शब्द जब हम पढ़ते हैं तो न के अंदर ए की ध्वनि आती है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ब आ रहा है, तो ब क्या है, ब है प फ ब, ब क्या है, तीसरा वर्ग है,
पै का जो वर्ग होता है उसमें तीसरा व्यंजन कौन सा होता है? बै होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मन है प्लस बल, मनोबल। ठीक है, तो ये शब्द बन गया है मनोबल। छठे नियम में हम देखेंगे जहाँ पर विसर्ग से पहले ए आ की अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में घोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सभी स्वर अथवा य र ल व है हो तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? र हो जाता है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दू, जब दू को अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऊ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, तो ये ए आ के अतिरिक्त ही है, अतिरिक्त स्वर ही है ऊ। तो यहाँ पे दू के अंदर क्या आ रहा है? ऊ की ध्वनि आ रही है प्लस गुण, गुण के अंदर जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है ग। तो ग क्या है? क ख ग, क का जो वर्ग है उसका तीसरा वर्ग व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे हो जाएगा आधा र। तो दू ऐसे कैसे आ जाएगा? विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग की जगह पे हो जाता है आधा र। ये देखिए ग के ऊपर र लगा रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दू प्लस गुण, तो यहाँ हो जाता है दुर्गुण। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दू प्लस भावना। तो दू के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? ऊ की ध्वनि आ रही है प्लस भ, भ क्या है? प फ ब भ, ये क्या है? पै जो वर्ग है उसका चौथा व्यंजन है भ। तो यहाँ पे दू प्लस भावना, तो इसका शब्द कैसे बनेगा? दू ऐसे कैसे आ जाता है? विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह पे आधा र हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा भावना। ये हो गया भावना और भय के ऊपर क्या आ जाएगा? र, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? आधा र आता है। तो दू है प्लस भावना, तो दुर्भावना। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, पुनः प्लस जन्म, तो पुनर्जन्म। चौथा उदाहरण है नी है प्लस द, तो यहाँ हो जाएगा नी। नी के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है प्लस द, तो द क्या है? द त थ द, ये क्या है? त का वर्ग जो है उसका तीसरा व्यंजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा नी। ऐसे कैसे आ जाएगा? विसर्ग हट जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? आधा र, ये रहा। और द जो शब्द है वो ऐसे कैसे आ जाएगा? तो नी प्लस द, तो ये हो जाएगा निर्दय। तो स्टूडेंट संधि के टॉपिक जो पूरा हो चुका है। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जानें अपने हर सवाल का जवाब। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल STC4U पर। थैंक यू।